पहले मैं बताऊं, हिंदी मीडियम का बच्चा जो होता है वो ना नॉर्मली अपने घर से बाहर निकलता नहीं है। क्योंकि स्कूल का एनवायरनमेंट ही होता है। मैं भी कभी हिंदी मीडियम में ही पढ़ा हूँ। देखो मैं जयपुर से हूँ। अब तो कोटा ही रहने लग गया। मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। कोई मैं ये कोई नहीं कि मैं रॉकेट साइंस है। धीरे धीरे जब हम पढ़ते पढ़ते हमारी अंग्रेजी ठीक होने लग जाती है तो इंग्लिश में बोलना आ जाता है, इंग्लिश में लिखना आ जाता है। तो जैसे मैं आप लोग की बात कर रहा हूँ, ऐसे मैं खुद की बात भी कर रहा हूँ। एक टीचर या स्टूडेंट जो भी घर से बाहर निकलता है वो बहुत डरता है, और खासकर हिंदी मीडियम का होता है। तो क्यों? मेरे को लैंग्वेज का इशू है, मेरे को हिंदी ही आती है और मैं किसी भाषा में बात नहीं कर सकता। मेरे साथ भी था। ठीक है क्या? धीरे 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 क्या किया, लेकिन जो बच्चा अपने घर को छोड़ के निकल गया उसने हिम्मत तो कर ली है। भाई यहाँ पर आए होंगे, अभी एक दो दिन ही हुए हैं आए रहते हुए, लेकिन हॉस्टल कैसा है, कितना दूर से चल के आ रहे हैं। घर के अंदर जो हमारे लिए खटाखट हमारी मम्मी हमारे लिए खाना बना के दे देती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं है ना? तो जो बच्चा अपना घर छोड़ के आ गया, चाहे उसका मीडियम हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, जो भी भाषा भारत में चलती है, कोई से भी लैंग्वेज का हो, जिसने अपना घर छोड़ के पढ़ना शुरू कर दिया दूसरे शहर में, उसने हिम्मत तो कर ली। ये मान के चलो, इस बात के लिए खुद के लिए तालियां बजाओ जल्दी से। रीजन, अपना घर छोड़ के आना अच्छों की हिम्मत नहीं होती। मैं इतना इतना बड़ा हो गया, आज जाके मैं अपने घर से बाहर निकला हूं। आप तो बहुत छोटे हो। मैंने ट्वेल्थ पता नहीं कब करी थी। मुझे ट्वेल्थ करे हुए 10-12 साल हो गए। और तब उस और भी ज्यादा 10-12 साल के बजाय और भी ज्यादा हो सकते हैं। मैंने उस वक्त ट्वेल्थ करी थी। मैं ट्वेल्थ के बाद मैंने घर छोड़ने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन आप लोग ट्वेल्थ करते ही घर छोड़ के आ गए। मानते हो नहीं मानते? इसका मतलब हिम्मत तो कर दी है। लेकिन आपको पता है ना, हम कौन सा काम करने वाले हैं? हम क्या बनने के लिए आए हैं यहाँ पर? डॉक्टर। डॉक्टर को हम किसके बराबर मानते हैं? भगवान के बराबर। अब आप बताओ, भगवान के बराबर आने के लिए इस शरीर को तपाना पड़ता है क्या? आप सब जानते हो ना तपाना शब्द क्या होता है। अब आप ये बताओ, जब भगवान के बराबर बनना है तो नॉर्मल जो पढ़ाई हम 11वीं में 12वीं में करते थे से काम हो जाएगा क्या? आप लोगों ने भी देखा होगा, 8वीं का बोर्ड सबने दिया है। भाई बोर्ड लगता होगा ना आपके भी। नहीं लगता होगा किसी के लगता होगा। जब मैं पढ़ता था 8th में भी बोर्ड होता था। तो 8th क्लास के बाद ठीक जैसे ही 9th क्लास आती थी, एकदम जमीन आसमान का फर्क हो जाता था। ध्यान है? 8th क्लास की मैथ्स एकदम चुटकियों में सॉल्व हो जाती, लेकिन जैसे ही 9th में आते थे ट्रिग्नोमेट्री आ जाती थी। भाई हवा ही नहीं लगती थी क्या चीज है ना? किसी आप में से हो सकता है आप में से कई लोगों को आती हो। लेकिन जैसे ही 9th 10th पास करते थे फिर आते थे 11th में। जितना पूरी 10th क्लास में पढ़ते थे उतना एक सब्जेक्ट फिजिक्स मांग लेता था। मानते नहीं मानते? फिजिक्स भी पढ़नी पड़ती थी, फिर केमिस्ट्री, फिर जूलॉजी, बॉटनी। मैं भी बायो से हूँ तो ये सब पढ़ा। इतने सारे सब्जेक्ट। मैंने कहा भाई साहब ये कैसे हो? उसके साथ हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश में तो पढ़ना ही छोड़ दिया था। लास्ट में जाके आपके साथ भी ऐसा ही होगा। अब आप सोचो, अब एक स्टेप और आगे बढ़ गए, आप आ गए हो नीट में। कहाँ आ गए हो? अब नीट का मतलब यह है कि आपने जितना अभी तक पढ़ा है वो सब अप्लाई करना है आपको। क्योंकि आप नीट का एग्जाम पास नहीं कर रहे हो, आप किसी की जिंदगी बचाने वाले बन रहे हो। पता है आपको ये बात? आप नीट का एग्जाम पास नहीं कर रहे हो, आप क्या बन रहे हो? क्योंकि डॉक्टर भगवान होता है। आप कोई भी इमीडिएट, जैसे मान लो आपने कोई वीडियो देखे होंगे, एक डॉक्टर के सामने एक आदमी बैठा हुआ था, और वो जो आदमी बैठा हुआ था तो वो बोलते बोलते उसकी गर्दन ऐसे टेढ़ी हो गई। तो डॉक्टर को लग गया कि यार इसके कुछ हो गया। डॉक्टर खड़ा हुआ और छाती में 2-3 धड़ाधड़ धड़ाधड़ मुक्के मारे उसके, और वो आदमी एकदम से होश में आया और चला गया। अगर वो डॉक्टर सामने नहीं होता तो वो आदमी चला ही जाता। कहाँ जाता आपको भी पता है। अब बताओ, अगर वो डॉक्टर नहीं होता और वो सामने वाला बैठा हुआ आदमी और ये दोनों नॉर्मल होते, तो क्या उसकी जिंदगी बचती क्या? ये वीडियो आपने भी देखा होगा। उस लायक बनने के लिए तपना तो पड़ेगा। देखो आज कोई अपन अपने सीधे टॉपिक पढ़ेंगे। उस लायक बनने के लिए तपना तो पड़ेगा। और जो तपने वाले होते हैं ना, और वो हिंदी मीडियम के ही होते हैं। आप जितने भी डॉक्टर देखोगे ना आप, जैसे राजस्थान का बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है एसएमएस मेडिकल कॉलेज, ये सारे डॉक्टर हिंदी मीडियम से पास आउट हैं। सारे डॉक्टर। कुछ कुछ अब नए बच्चे आने लगे हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं, जो इस अब बैच उनके बन रहे हैं 4-5 साल से। वरना हिंदी मीडियम वाले ही बनते थे सब। मेरी बात समझ आ रही है क्या? तो हिंदी मीडियम लेके हमने कोई गलती करी नहीं। हमारी मातृभाषा में पढ़ रहे हैं तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। लेकिन अब जो चीजें आएंगी, क्योंकि हम गुलाम रहे हैं किसके? हमारी हर जगह कौन सी चीज घुसी हुई है? अंग्रेजी। एक मध्य प्रदेश के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बना है जिसमें हिंदी मीडियम में पढ़ाई हो रही है। एक बना है पूरे भारत में।
जिसमें हिंदी मीडियम में पढ़ाई हो रही है, वरना पूरे भारत में और पूरी दुनिया में कौन सी भाषा चलती है? तो हमारी मजबूरी है कि हमें इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। राइट? क्या बोल रहा हूं मैं? तो जैसे मैंने मानो मैंने यहाँ लिखाया कुछ हिंदी में, उसके साथ में मैं इंग्लिश में लिखूंगा, क्योंकि आपको पता है ना, नीट का पेपर आया, पेपर हिंदी में भी आता है, और लेकिन अगर कॉन्ट्राडिक्टरी होगी या कोई विवाद होगा तो कौन सा सही माना जाएगा? बात हिंदी की हो रही है पर सही कौन सा माना जाएगा? इंग्लिश। हाँ, अब ये जो नई सरकार आई है, इन्होंने कहा है कि नहीं हम चेंज करेंगे, जब बच्चा हिंदी का पेपर दे रहा है तो वो इंग्लिश पढ़ेगा ही क्यों? है ना? तो हिंदी में जो बात अगर गलत है तो वो गलत ही मानी जाएगी। ऐसा इन्होंने करने की कोशिश करी है पिछले 5 साल से, लेकिन वो कितना फलीभूत हो रहा है वो पता लग रहा है। तो भी आजकल तो बंगाली में भी पेपर होता है, तमिल में भी पेपर होता है, देखा ना आपने? वहाँ मराठी के अंदर पेपर होता है, गुजराती में भी पेपर होता है, वहां के जो लोकल लोग हैं पेपर देते हैं। ऐसे आप लोग के लिए पेपर होगा। लेकिन अब मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूं कि आप भगवान तुल्य हो, तो भगवान तुल्य बनने के लिए क्या होना पड़ता है, उसके लिए एक कहानी सुना रहा हूं आपको। ध्यान से सुनना आप लोग। एक राजा था, बहुत ही अमीर, इतना सक्षम राजा था, उसके पास अथाह संपत्ति थी, अथाह संपत्ति। लेकिन उसको एक डर था कि मैं धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा हूं। क्या हो रहा हूं? धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा हूं, और कुछ समय बाद मर जाऊंगा। तो मेरे बाद मेरी जो संपत्ति है, मेरा इतना बड़ा राज है, मेरी इतनी प्रजा है, उनका रख रखाव, उनकी देखभाल कौन करेगा? उसकी बड़ी टेंशन थी। राजा के कितने बेटे थे? 3। राजा के कितने बेटे थे? 3। उसने अपने मंत्री को बुलाया, मंत्री जी, मेरे जाने के बाद ये राज्य प्रजा की देखभाल करने के लिए मुझे एक योग्य पुत्र चाहिए, और इन तीनों पुत्रों में मुझे मुझे तो तीनों ही योग्य लगते हैं, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं इन तीनों में से कौन योग्य है? तो राजा ने मंत्री को बोला। मंत्री बोलता है, ठीक है राजा जी, मैं पूरा प्रयास करता हूं, मुझे आप 1 महीने का समय दो। कितने महीने का? उसने उन तीनों को बुलाया, तीनों, उनका जो भी नाम था वो तीनों उसके पास आ गए। हाँ मंत्री जी प्रणाम, आपने कैसे याद किया? अरे आप लोगों की परीक्षा लेनी है। हमारी परीक्षा? हाँ आप लोगों की परीक्षा। और परीक्षा ये है कि ये लो 1 रुपया। उस जमाने में जो भी चलता था, हमने तो 1 रुपया कंसिडर कर लिया। ये लो 1 रुपया, और उसको एक कमरे में ले गया, बड़े से कमरे में, जैसे ये कमरा है बड़ा सा, और गेट खोला, और गेट खोलता है, ये बोले 1 रुपए में ऐसा सामान लाना कि ये पूरा कमरा क्या हो जाए? भर जाए। क्या बोला? 1 रुपए में ऐसा सामान लाना कि ये पूरा कमरा भर जाए। अब तीनों के तीनों दिमाग लगा रहे हैं, भाई क्या करें? पहले ने दिमाग लगाया, दूसरे दिमाग लगाया, अब तीनों आपस में असमंजस में। और मंत्री ने कहा कि तुम तीनों आपस में कोई चर्चा नहीं करोगे, क्योंकि चर्चा करोगे तो राज्य तो एक को ही मिलेगा। अब ये बात बता दी कि भैया एक कोई सीट मिलेगी, तो आपस में हम क्या बताएंगे, डिस्कस करेंगे, सीट मिली तो मुझे मिलनी चाहिए, यही होता है नॉर्मल चीज। सीट मतलब नीट की सीट की बात कर रहा हूं। तो वो आपस में संघर्ष करने लग गए, इंडिविजुअली, मतलब लड़ाई नहीं, मन से, क्या करें यार, क्या करें, ऐसा क्या होगा 1 रुपए में भर जाएगा। अब दिन निकलने लगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10-15 दिन तक कुछ नहीं हो पा रहा, तीनों बेबस। पहले वाले ने दिमाग लगाया कि क्या करूं क्या करूं। पहला वाला खूब घूमा, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, तो उसने दिमाग लगाया। वो देखता था कि है ना, यहाँ पास में है ना, गोबर, जो गाय का गोबर होता है वो ऐसे ही पटक देते हैं, उठा के कचरे वाले इसको बाहर फेंकते हैं, क्योंकि उस जमाने की बात है, तो वहां तो उस वक्त तो नदी नालियां बहती थी, इसे जरूरत नहीं। तो वो क्या गया, गाय का गोबर, मिट्टी, कंकड़ पत्थर उठा के भरने लगा खुद। फ्री का माल है ना, तो कचरा, कचरा क्या होता है? फ्री फंड का। उसने गया, उसको उठा के कमरे में भरने लगा, धीरे धीरे कमरा क्या हो गया, धीरे धीरे कमरा क्या हो गया, भर गया। कितने रुपए लगे? फ्री, क्योंकि खुद गया, बस उसकी मेहनत लगी, उसने पूरे कमरे को कचरे से भर दिया, गाय का गोबर और जो भी फलाना टिमके हैं, अपशिष्ट पदार्थ सबसे भर दिया उसने। फ्री फंड के अंदर काम हो गया, और कमरा उसने बंद कर दिया। अब कमरा 10वें दिन से उसने भरना चालू किया, 11वां, 12वां, 30 दिन तक वो भरता रहा। कमरे में क्या हो गई, भयंकर बदबू, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, यस और नो, मच्छर, और कमरा उसने बंद कर दिया। अब जैसे कोई कमरा खोलेगा, सारा किसके ऊपर अटैक करेगा? जो भी कमरा खोलेगा, तो उसने कमरा बंद कर दिया, अपने तो फ्री हो गया। दूसरा वाला सोचता रहा, यार क्या करूं, बताया किसी ने किसी को नहीं। दूसरा वाला भी सोचता रहा, कैसे करूं क्या करूं, दिमाग नहीं चल रहा उसका। 1 दिन, 2 दिन, 20 दिन, 25 दिन, और आगे 30 दिन। 30 दिन तक उसको समझ में ही नहीं आया कि क्या करूं, क्योंकि उसको लग रहा था कि हर 1 रुपए में तो कुछ आता है ही नहीं। उसको लग रहा कम से कम 100 रुपए तो चाहिए कि भरूं सामान, यस और नो। तो वो कमरे को खाली छोड़ दिया उसने। अब जो तीसरा वाला था वो भी दिमाग लगा रहा था,
खूब कोशिश करी कैसे करूं। पहले वाले ने क्या भरा था? कचरा। कचरा बोल दो, है ना। दूसरे वाले ने खाली छोड़ा था। मतलब पहले वाले ने मेहनत करी, दिमाग लगाया, लेकिन मेहनत कैसी थी? कचरा भरने वाली। दूसरे वाले ने क्या किया? कुछ किया ही नहीं, खाली छोड़ा। अब जो तीसरा वाला था, उस बंदे ने भी मेहनत करता रहा, दिमाग लगाता रहा, क्योंकि कसरत दिमाग की थी, क्योंकि 1 रुपए में कमरा भरने वाला तो नहीं था। फिर वो गया एक दुकान पे, दुकान वाले को जाके बोलता है, लाओ साहब 50 पैसे, 1 रुपए देता है, लो भाई 50 पैसे की माचिस देना। और 50 पैसे की उसने 2 अगरबत्ती ली। क्या अगरबत्ती ली? 2 अगरबत्ती। 2 अगरबत्ती या 50 पैसे की हो सकता है, उस जमाने में ज्यादा गई हो। उसने तो 2 अगरबत्ती ली। 1 रुपए में आ गया सामान। माचिस 50 पैसे की आती है, और उसने आज भी माचिस 50 पैसे में मिल जाती है मार्केट में, ठीक है क्या। तो वो गया और उसने अगरबत्ती और वो दिया, ठीक है। कमरा में गया, उसको पता है आज 28 दिन, 29 दिन और 30 दिन, आज शाम को मंत्री जी आएंगे और टेस्ट लेंगे कि किसने कमरा भरा है। तो वो गया, कमरे के बीचों बीच में या कोने में कहीं दीवार पे अगरबत्ती ठोकी, जलाई, और कमरे को किससे भर दिया? अगरबत्ती के धुएं से। धुआं तो थोड़ी देर में निकल जाता है, पर क्या रह जाती है? खुशबू रह जाती है, ठीक है भाई। एक तो जब उसको लगा ना कि मंत्री जी अब आएंगे, तो 2-3 घंटे पहले चला गया, और एक मंत्री जी की जाते ही, तो मंत्री जी ने बुलाया, हाँ भाई तैयार हो गया तुम? हाँ हाँ मंत्री जी हम तैयार हैं, बिल्कुल परीक्षा ले लो। बड़ा वाला बड़ा जोश में था, और जो दूसरा वाला वो क्या था? थोड़ा निराश था, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाया था। पर हुआ क्या? जैसे ही बड़े वाले के लिए गेट खोला मंत्री जी ने, क्या होने वाला है? गेट खोला, और गेट खोलते ही भाई साहब सारा कचरा किसके ऊपर? मंत्री जी के ऊपर, मच्छर वच्छर। अब मंत्री जी तो लठ उठाया और उसके पीछे भागे दौड़ के, बोले ये क्या किया तूने? बोले मंत्री जी मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, 1 रुपए में कुछ आता नहीं तो मैंने कचरा भर दिया। अरे कचरा भर दिया? क्या तुम प्रजा का ये नहीं हल करोगे? तुम प्रजा को भी ऐसे ही समझोगे? क्योंकि तुम तो केवल काम करना चाहते हो, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। फिर अब इस बीच में जब पहले वाले के लट से पिटाई हो गई, तो कौन सा वाला डर रहा था? वो थोड़ा सा खुश हो रहा था, अपन ने तो कुछ ही नहीं किया, लट तो नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो गया, और गया जाते गेट खोला, गेट खोलते ही अरे क्या है इसमें? तो वो बोलता है, मंत्री जी मैं मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत कोशिश करी, पर 100 रुपए तो चाहिए ही मंत्री जी, 1 रुपए में कौन भरता है? तो मंत्री जी ने क्या बोला होगा उसको? जो कम पैसों में गुजारा ना चला सके, इसका मतलब उसमें बुद्धि की क्षमता नहीं है, ऐसा व्यक्ति राजपाट तो नहीं संभाल सकता। पहला वाला रिजेक्ट, दूसरा वाला रिजेक्ट, तीसरे वाले के कमरे में घुसे। तीसरे वाले के कमरे में घुसते ही जैसे ही खोला, क्योंकि वो तीसरा वाला क्या करके गया था? अगरबत्ती जला के गया था, आया ना। अगरबत्ती के साथ धुआं निकलता है, धुआं तो हट गया, क्या रह जाता है? खुशबू। जैसे ही कमरे में घुसा, मंत्री जी बोलते हैं, अरे वाह, ये कमरा कैसे महक रहा है? तो बोलता है, मंत्री जी देखिए आपने जो बोला था 1 रुपए में कमरे को भर देना, तो मैंने 1 रुपए में इस कमरे को भर दिया है। क्या भरा है? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। मंत्री जी क्या आप कमरे में प्रवेश किए तो क्या आपको कुछ महसूस नहीं हुआ? हाँ हाँ मुझे महसूस हुआ, मुझे खुशबू आई, तो मैंने इस कमरे को खुशबू से भर दिया। किससे भर दिया? तो बताइए किसको? किसको मंत्री जी राजपाट के लिए रिकमेंड करेंगे राजा को? आर्य के पास में मेहनत किसने करी? तीनों ने। ये जो दूसरे वाला था ये तो कैसा था पता है आपको? ना के बराबर। ऐसा ही कोटा में भी होगा। कुछ बच्चे होंगे बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ेंगे? जो उनको आता है वही पढ़ जाएंगे, जो उनको आता है वही पढ़ते जाएंगे, तो रिजल्ट भी कैसा होगा? वैसा ही है, जो जैसा पहले था वैसा ही होगा। दूसरे होंगे, कोटा आ गया, छोड़ो यार, सिलेक्शन हुए तो है, मस्त रहेंगे अपन तो। ऐसा होता है, कोटा में होता है, बिल्कुल होता है। कोटा में पूरे भारत का बच्चा आता है, XYZ कोचिंगों के अंदर बच्चे होते हैं, लाखों बच्चे होते हैं। हमारे यहाँ पर भी हजारों में बच्चे हैं, 20-30 हजार को क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। हमारे यहाँ पर भी इतने सारे बच्चे, बाहर भी इतने बच्चे। पर जब नीट का रिजल्ट आता है तो सिलेक्शन कम होते हैं ना। सिलेक्शन तो खूब होते हैं, क्योंकि पूरे भारत में जितनी सीट फिक्स है उतनी ही होगी, सब जगह से सिलेक्शन होते हैं। क्यों? इसका मतलब मेहनत तो कुछ ही करते हैं, बाकी तो क्या होती है? जनता। बाकी क्या होती है भाई? जनता। सर एसी दूसरा भी चलवा दो ना। दोनों चल रहे हैं, बहुत गर्मी हो रही है। पीछे भी चल रहे हैं क्या? पीछे से भी। बाकी क्या होती है? जनता। आप ध्यान रखना, पहले वाला बच्चा मेहनत, दिन ताबड़तोड़ मेहनत, पर क्या पढ़ना है कुछ पता ही नहीं है, गया जाके बस चालू पढ़ना, क्या पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, कोई मतलब नहीं है। दूसरा जो कुछ नहीं कर रहा, दोनों बराबर है। दोनों क्या है? एक तीसरा स्मार्ट वर्क, जो आप लोग करने वाले हो नीट के स्टूडेंट, वही पढ़ना जो पेपर में आता है।
वही पढ़ना जो पेपर में आता है, अनाप शनाप पढ़ने की कोई जरूरत। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? देखो, मैं आज आपको जब मैं कुछ बात बोल रहा हूँ, कुछ ज्ञान दे रहा हूँ, या जो भी मैं बात बता रहा हूँ, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी डे 1 की फर्स्ट क्लास है। और इतना मान के चलिए, आप लोग जिस आखिरी घड़ी तक लड़ रहे हो नीट के लिए, मैं भी एज अ टीचर आपका जब तक सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे ठोक के चाहे बजा के, आपका सिलेक्शन करवा के जाऊंगा। आप ये मान के चलना, आपकी क्लास में मैं आया हूं तो आप ये मान के चलेंगे कि सर आखिरी वक्त तक सर हमारे साथ लड़े थे। सर लड़ेंगे, और क्योंकि बताओ सर किसके साथ लड़ सकते हैं? जो खुद लड़ने वाला होगा। खुद ही ठुस हो गया, सर मेरे बस की नहीं है, सर मैं नहीं कर सकता, नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, क्योंकि मेरी खुद की एक इच्छा है कि जब मैं सलट जाऊं, यानी मैं मर जाऊं, तो मेरे साथ डॉक्टरों की एक सेना जाए, व्हाइट कोट में मेरे शव यात्रा में जाते रहे। हो सकता है कई क्लास के बच्चों को मैंने ये बात बोली है, तो कुछ तो तैयार हो चुके हैं, कुछ एमबीबीएस कॉलेज में हैं, जो जिनसे मेरा आज भी कनेक्शन है, जो आज भी मेरे को उसी रेस्पेक्ट से बात करते हैं, सर हाँ इन्होंने हमारा ध्यान रखा था, ये बात करी थी। हो सकता है आपकी क्लास में भी कुछ ऐसे बच्चे हो। और मेरा मेरा आपको ये मेरा वचन है कि मैं आपके साथ कब तक टिका रहूंगा? जब तक आपका नीट का सिलेक्शन ना हो। अभी मैं क्लास में जाते जाते हर स्टूडेंट से हाथ मिलाऊंगा, लड़कियों को नमस्ते और लड़कों को हाथ मिला के उनको मेरी एनर्जी ट्रांसफर करके देके जाऊंगा कि देखो हम और आप एक ही एनर्जी पर हैं। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है क्या? आप विश्वास कीजिए, आपको लगेगा कि हाँ हम आए हैं कोटा में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी इन सर से, ये सर हमारे साथ टिके हुए थे। क्या हम शुरुआत करें क्या? अरे बोलो, क्या तैयार हो? सोना नहीं है, क्लास में सोना नहीं है। आपको याद है हमारे देश का प्रधानमंत्री एक स्टेटमेंट देता है, ना तो खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैं उनको फॉलो नहीं करता, लेकिन एक स्टेटमेंट देता हूं, ना तो सोऊंगा ना सोने दूंगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? करें शुरुआत? चलिए देखिए भी, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने आईयूपीएसी नामकरण पहले भी पढ़ा हुआ, थोड़ा बहुत। मैं जानता ही नहीं हूं कि आपने कुछ पढ़ा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि आप क्लास 8th पास करके आए हो, ऐसे बच्चा समझ के मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तैयार हैं आप लोग? तो ये आज का देखो, टुडेस टारगेट। इस टुडेस टारगेट का मतलब क्या होता है? हम इसमें भरते हैं कि हम आज क्या पढ़ाएंगे, ठीक है? तो यहां लिख रहा हूं मैं, देखो वर्ड यहां लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन, ये अंग्रेजी में लिख रहा हूं, आपके काम का नहीं है, ये वहां जाएगा रिकॉर्ड में। इंट्रोडक्शन ऑफ, आपको नहीं लिखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये इंट्रोडक्शन वर्ड को अगर हिंदी में बोले तो हम क्या बोलेंगे? प्रस्तावना, है ना? लेकिन प्रस्तावना के बजाय हम और एक शब्द लिखेंगे, और मैंने आपको क्या कहा, आपको दोनों भाषाएं आनी चाहिए। ये इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? आप जानते हो ना कि क्या इसको हिंदी में लिखाने की जरूरत? तो देखो भाई, यहां लिख रहा हूं मैं, अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप ये बताइए, जब आप स्कूल में थे तो आप लोग को जब फिनॉल एल्डिहाइड कीटोन वाला जो चैप्टर आते थे, तो आप इसको कौन सा सब्जेक्ट बोलते थे? ऑर्गेनिक ही बोलते थे ना? क्या कार्बनिक रसायन बोलने की जरूरत, बता, क्या कार्बनिक रसायन बोलने की जरूरत है? ये बात तो जानते हैं ना? अरे बोलो ना। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर लिख दूं तो कोई दिक्कत हो, पहले ही बता देना। किसी को भी दिक्कत हो ना, तो मैं इसको हिंदी में लिखूंगा। हम पढ़ेंगे सब कुछ हिंदी में, लेकिन इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखा है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। दिक्कत है दिक्कत? चलो देखो भाई, इंट्रोडक्शन को हिंदी में क्या बोलूं? तो ऐसे लिखता हूं, देखो मात्राओं पे मत जाना आप लोग। कार्बनिक रसायन की प्रस्तावना, दोनों शब्द लिखने चाहिए आपको, इंग्लिश भी और हिंदी भी, दोनों लिखो, एक बार हेडिंग डालो, कार्बनिक रसायन की प्रस्तावना। ये ऑन कैसे होगा? स्विच होगा इसका?
प्रस्तावना। आप सबको मालूम है जब मैं कार्बनिक रसायन की बात करूंगा तो पहले बताना तो पड़ेगा कि क्या हुआ। पहले आप एक कहानी सुनो। आप ये मत सोचना सर कहानियां बहुत सुनाते हैं, कहानी से समझ में बहुत जल्दी आता है। चलो भाई स्टार्ट करूं। आज से बहुत साल पहले, कितने साल पहले, 200 साल पहले, कितने साल पहले, किसी को कुछ नहीं पता था किसी भी विज्ञान के बारे में। ऑर्गेनिक क्या, इनऑर्गेनिक क्या, कोई जानकारी नहीं थी। केवल और केवल उनको पता था कि कुछ यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? कुछ यौगिक होते हैं। कुछ यौगिक जो सीधे जीव जंतु से, वनस्पति से मिलते हैं। क्या बोला? कुछ यौगिक क्या होते हैं जो सीधे जीव जंतु से और वनस्पति से मिलते हैं। कुछ यौगिक कैसे थे? जो सीधे हवा से, खनिजों से मिलते थे। दो प्रकार के यौगिक के बारे में बताइए। दो प्रकार के यौगिक है, उसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो उस वक्त ऐसा बोला जाता था कि जो भी कोई यौगिक है और उसको अगर कोई कार्बनिक यौगिक बोला गया तो उसके मध्य भगवान के द्वारा बनाए हुए बंधन होते हैं। कौन से बंधन होते हैं? उसके बीच के जो बॉन्ड्स हैं, जो बंधन है, वो किसने बनाए? भगवान ने। और उसको बोला विटाल फोर्स थ्योरी। क्या बोला? हिंदी में उसको, इंग्लिश में बोलते हैं वाइटल, हिंदी में क्या बोला उसको? विटाल। विटाल फोर्स थ्योरी। ये फोर्स का मतलब क्या होता है? बल, है ना? तो क्या बोलूंगा? विटाल बल सिद्धांत। ये एक कॉन्सेप्ट आया। अब सुनना अच्छे से, पॉइंट समझना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। आज से कितने साल पहले? 200 साल पहले एक वैज्ञानिक का नाम है बर्जीलियस। क्या नाम है? बर्जीलियस ने पहचान करी कि भैया और कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि यौगिक दो प्रकार के होते हैं। एक तो सीधे जीव जंतु वनस्पति से, और एक सीधे जमीन से और खनिज से। आरी बात सुने, मिलते हैं। जो जीव जंतु और वनस्पति से मिलते हैं, इसका मतलब ये सजीवों से मिले हैं क्या? तो जो सजीवों से मिले हैं उनके मध्य जो बंध होंगे वो कौन होंगे? कौन से होंगे? विटाल, बोलो विटाल बल सिद्धांत। यहां कौन सा कॉन्सेप्ट आया? विटाल बंध सिद्धांत। दोबारा बोलो। उसने कहा कि इनके मध्य जो बंध हैं विटाल बंध सिद्धांत के अंदर, इसको, इन बंधों को तो केवल भगवान ने बनाया। किसने बनाया? भगवान के अलावा इन बंध को कोई नहीं बना सकता। और ये बात लंबे समय तक चलती रही। ये बात क्या चलती रही? लंबे समय तक चलती रही। लेकिन क्या ये बात सही है क्या? आज हम जानते हैं कि बात गलत है। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो अलग होते हैं, या कार्बनिक जो प्रोडक्ट होते हैं या यौगिक होते हैं वो तो अलग अलग होते हैं। उनके मध्य बंध तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, हाँ या ना? सोडियम में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जानते हो ना ये बात? तो ये बात तो गलत थी, लेकिन ये बात कई समय तक चलती रही। सब नहीं माना, हाँ भाई अगर किसी कार्बनिक रसायन को बनाना है तो उसके लिए जीव जंतु या वनस्पति को ही पकड़ना है। अब बात समझ आ रही है क्या? तो देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं, आप अभी कुछ लिखेंगे नहीं। 1818, 1815, 1815। आज से कितने साल हो गए? 200 साल से ज्यादा ही हो गए। इसके बाद आया 1828। इसके बाद आया 1845। और इसके बाद 1856। आपको ये सन याद नहीं रखने कि आप बोले सर ये सन भी याद रखने क्या? नहीं, ये एक सीक्वेंस है जो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमको कैसे याद रखना है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? चलिए भाई, यहां पर एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था, देखो पहले इंग्लिश में लिखूंगा फिर हिंदी में लिखूंगा, बर्जीलियस। कौन सा वैज्ञानिक था? बर्जीलियस। इसके बाद आया, क्या लिखा हुआ है? वोलर। क्या नाम है? वोलर। एक ही बात है ना? कौन है? कॉल्बे। इसके बारे में अभी मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूं, सुनो भाई। सबसे पहले कौन था? बर्जीलियस। पहले कौन था? बर्जीलियस। देखो ये दोनों सफेद सफेद रंग के हो रहे हैं तो इनका कलर चेंज कर देते हैं, जो आपको दिखता रहे दूर से। ये कलर दिख रहा है क्या? थोड़ा अलग दिख जाएगा ना? बर्जीलियस, सुनो भाई, बर्जीलियस ने क्या बोला? बर्जीलियस ने क्या बोला? कौन सी के बारे में बात करी? देखो यहां लिखा हूं मैं,
विटाल बल। कौन से बल? विटाल बल का मतलब क्या सर? कार्बनिक यौगिक भगवान ने ही बनाए हैं। कौन से यौगिक? कार्बनिक यौगिक भगवान ने ही बनाए हैं, और उनके मध्य कोई और दूसरा बंध उनको किसी और प्रकार से नहीं बनाया जा सकता। ये थ्योरी कब तक चलती रही? ये सिद्धांत कब तक चलता रहा? 200 साल पहले से लेकर कई समय तक चलता रहा। लेकिन जैसे आप मेरे स्टूडेंट हैं, जैसे आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो ना आप जब मेरे स्टूडेंट हैं, कॉपी देने को प्लीज। एक बात हमारी रह गई, इसी को कंटिन्यू करते हुए बात शुरू करूंगा। जैसे मान लीजिए आज हमारी पहली क्लास है, आप सबको भी पता होगा पढ़ने का एक तरीका, फिर इसी को लिंक कर रहा हूं इसलिए ये बता रहा हूं। आज हमारी पहली क्लास है, हो सकता है पहली क्लास में आज हमने थोड़ी बातें करी है, मैंने आपको कहानी भी सुनाई, दो चार बातें चल रही है, तो आज कोर्स की स्पीड क्या होगी? थोड़ी सी धीमे धीमे चलेगा। हम फास्ट नहीं होंगे, हमारी स्पीड क्या रहेगी? स्लो स्लो रहेगी। तो हो सकता है आज की क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया? एक, दो, तीन और चार, मान लो 4 पेज पढ़ाए। कितने पेज पढ़ाए? ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 पेज पढ़ाए। कितने पेज? 4 पेज। पर ये 4 पेज ऐसे होंगे जो आपको समझ में आए होंगे। आया ना? 4 पेज ऐसे होंगे जो आपको समझ में आए होंगे। नहीं आए तो आज की हाथ खड़ा करके पूछना, सर ये बताओ। किसी भी आसपास वाले की शर्म मत करना कि नहीं ये क्या सोचेगा कि मुझे ये भी नहीं आता। नहीं, किसी को कुछ नहीं आता। यहाँ पर आपने मेरे से 4 पेज पढ़े और चारों के चारों पेज आपने मेरे से समझ लिए, और घर जाके आपको क्या काम है? इन चारों पेज को पहले पेज से, कौन से पेज से? पहले पेज से करा और ये 4 पेज पढ़ लिए। अब मान लो अब दूसरी क्लास है अगले दिन, तो अगले दिन जब दूसरी क्लास होगी तो आप लोग थोड़े तैयार होगे, पुराना पड़ा होगा, हमारी एनर्जी भी मैच होगी, हम एक दूसरे से मिले हुए होंगे। आप देखोगे हाँ जाना पहचाना, मैं आपको चेहरा लगूंगा। मेरी बात समझ आ रही है क्या? तो आप लोगों के लिए क्या होगा? मुझे पढ़ाना आपको थोड़ा आसान हो जाएगा, मेरी स्पीड थोड़ी सी क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। मतलब स्पीड तेज होने का मतलब क्या होगा? कि मैं आपको 4 के बजाय अगले दिन हो सकता है 6 पेज पढ़ा दूं। कितने पेज पढ़ा दूं? वो 6 पेज ऐसे होंगे जो आपको एकदम क्या होंगे? पढ़े हुए होंगे। हाँ या ना? एकदम याद से होंगे। आपका काम क्या है? घर गए, पहले उन 6 पेज को देखा, हाँ हाँ ये पढ़ाया सर ने, और वापस कौन से पेज पे आ गए? पहले पेज पे। और वापस पहले पेज से आके 10 पेज तक एकदम याद कर लिया। अरे ये बात समझ में? फिर तीसरे दिन हमारी स्पीड हो सकता है कम ज्यादा हो जाए, मैंने आपको आज 4 पेज ही पढ़ाए। सुनना अच्छे से, तीसरे दिन कितने पेज पढ़ाए? 4 पेज। आपने वो 4 पेज पढ़े घर जाके, और वापस कौन से पेज से? पहले पेज से। आप ये बताइए, मान लो ये कार्बनिक रसायन नाम का जो टॉपिक चल रहा है, जिसके अंदर हम ये पढ़ रहे हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी के बारे में पढ़ रहे हैं। ये आईयूपीएसी मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पर 10 दिन पढ़ाई, 15 दिन पढ़ाई, तो ये कॉपी आपने कितनी बार रिवाइज करी? 15 बार। कितनी बार रिवाइज करी? क्योंकि आप डेली रिवाइज कर रहे हो क्या? अरे यस और नो? मैं इसका एक जीता जाता उदाहरण आपको देता हूं। जैसे देखो, आप लोगों ने हनुमान चालीसा का नाम सुना है? हमारे घर में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जनरली बोला नहीं जाता है, सब लोग नॉर्मली पढ़ लेते हैं। क्या आपको कभी हनुमान चालीसा आपने कभी रट्टा लगाया उसका? आज तो मैं पहले पेज से आखिरी पेज तक बस जय हनुमान का लगातार लगातार, ऐसा करते हो क्या आप? कभी भी नहीं करते। आप कैसे पढ़ते हो? डेली, रोज पढ़ते हो। कैसे पढ़ते हो? क्या आपको हनुमान चालीसा याद हो जाती है क्या? भाई जो जिस माइथोलॉजी का है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो भी है, लेकिन मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूं, हनुमान चालीसा याद हो जाती है? क्यों याद हो जाती है? क्योंकि डेली पढ़ते हैं। आप सुनना, हनुमान चालीसा की जो लैंग्वेज है, क्या वो प्योर हिंदी है? क्या वो संस्कृत है? ना वो हिंदी है ना संस्कृत है, वो तो अवधि है। कौन सी है? अवधि। संस्कृत होती तो मान लो हमने संस्कृत पढ़ी होती स्कूलों में, थोड़ी सी हमें याद हो जाए। हिंदी होती तो इसका मतलब समझ जाए। ना तो वो संस्कृत में है, मतलब ना वो हिंदी में है, लेकिन फिर भी हमें वो क्या हो जाती है? याद हो जाती है। जैसे आप में से कोई मुस्लिम होगा तो उसको कुछ नमाज करते समय वो नमाज के पूरे प्रोसेस पता होते हैं क्या? आया ना? क्या नाम कैसे बोलना है, किस तरीके से नमाज को अदा करना है, किस तरह से क्या ये डेली प्रैक्टिस से आता है? क्या पहले दिन ही आ जाता है कि सब कुछ? वो कब आता है? डेली प्रैक्टिस करने। यस और नो? सेम ऐसे ही, अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार। मैंने लाइन कहां से बोली? बीचों बीच से। लेकिन आपको अगली लाइन पता थी क्या? अरे हाँ या ना? इसको बोलते हैं याद होना। अब वो आपके दिमाग में एकदम सेट हो गई है, आपके दिमाग में एकदम सेट हो चुकी है। सेम इस कॉपी को जब आप पढ़ने लगोगे, 15 दिन तक, मान लो आईयूपीएससी चली तो 15 दिन तक इस कॉपी को आपने कितनी बार रिवाइज कर लिया? 15 बार। तो आप 16वें दिन बोलोगे लो सर
ये कॉपी आप आईयूपीसी आपने 40 पेजों में करा रखी है, कोई सा भी पेज आप खोलो, पेज नंबर मुझे बता देना, मैं बता दूंगा अपने यहाँ पर क्या पढ़ा रखा है। अरे ये क्या बात समझ में? अरे नहीं समझे क्या? चलो एक और एग्जांपल पूछता हूं। भारत का एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने 100 शतक मार दिए, कौन है? आपका रिश्तेदार है, आपको पैसे दिए, क्यों पता है उसके बारे में? आप लोगों ने उसको कई बार देखा है, हाँ या ना? आप लगातार उसको देख रहे हो। कल एक मैच हुआ था जो भारत हार गया, किससे? कितने रन पे आउट हुआ? क्योंकि आप सुनो, कल ही की याद नहीं है ना, क्योंकि कल आपने देखा नहीं है। अरे हाँ या ना? लेकिन सचिन 2012 में रिटायर हो गया, लेकिन उसके बारे में सब कुछ पता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? जिसको देखा, जिसको जांचा, जिसको लगातार देखते हैं, वो चीज हमें याद हो जाती है और हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। और हमें कितने दिन तक याद रखना है इसको? केवल 1 साल। क्योंकि 1 साल के बाद जो मई के महीने में नीट का पेपर हो जाएगा, उसके बाद तो फिर आप एमबीबीएस पढ़ोगे ना, ये थोड़ी पढ़ोगे कार्बनिक रसायन और इसके बारे में। अरे बोलो तो सही। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं भाई, ध्यान रखना, जो लोग ऑर्गेनिक मान लीजिए मैंने पढ़ाया पूरे साल भर में और 4 कॉपी भर गई, सर कॉपी नंबर 1 पूरे पेज नंबर लिखे रहते हैं, जैसे आप देखो पेज नंबर की जगह है ना यहाँ पर, कॉपी नंबर 1, कॉपी नंबर 2, कॉपी नंबर 3। मैं बोलता हूँ बेटा कॉपी नंबर 3 में क्या पढ़ा है? सर कॉपी नंबर 3 में, रुको सर आपने आपकी मर्जी हो जो पेज खोल दो, ऐसा खोल दिया मैंने, कॉपी नंबर 3 का बीचों बीच से खोल दिया। मैंने बोला बेटा 180 नंबर दिख रहा है। अच्छा सर 180, यहाँ तो आपने ना एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाना शुरू किया था। बात समझ में आ रही है क्या? ये भी याद होता है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल लिया, अरे मेरी बातें समझ में आई क्या? अरे बोलो तो सही, ऐसे नहीं, बोलो तो सही। अब मेरी बात सुनो, क्या ये जो मैं बताना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है? एक चीज और सुनना, जब आप इस कॉपी को पढ़ोगे, ऐसे ही एक साइंटिस्ट था, कौन? ये उसी का विद्यार्थी था, कौन था? वर्जिलियस वैज्ञानिक था, उसी का विद्यार्थी कौन था? वर्जिलियस ने बहुत बढ़िया बढ़िया काम करे। उसने क्या बताया? विटाल बल सिद्धांत। क्या बताया? उसके उस एक्सपेरिमेंट को, उसके प्रयोग को देख के वो आकर्षित हुआ और बोले मैं गुरुजी प्रणाम, मुझे भी अपने साथ ले लो। तो उसने कहा आजा, चल आजा, चल मेरे साथ कर। तो ये बर्जिलियस का स्टूडेंट कौन था? होलर। स्टूडेंट वर्ड समझ में आता है ना? बर्जिलियस का विद्यार्थी कौन था? होलर। या बर्जिलियस का स्टूडेंट कौन था? होलर। आप ये बताओ, क्या इसकी मंशा अपने गुरुजी को गलत करने की होगी क्या? नहीं होगी, लेकिन गलती से, लेकिन इसने एक प्रयोग कर दिया और उससे इसके गुरुजी की बात क्या हो गई? गलत सिद्ध हो गई। क्या करा इसने? इसने एक प्रयोग कर दिया जिससे इसके गुरुजी की बात क्या सिद्ध हो गई? गलत। गुरुजी ने क्या कहा था? विटाल बल होते हैं कि कार्बनिक यौगिकों के बीच में कौन से बंध? भगवान के द्वारा बनाए हुए बंध, हाँ या ना? और कार्बनिक यौगिकों बनाने के लिए क्या चाहिए? जीव जंतु और वनस्पति ही चाहिए, उसके अलावा वो बन नहीं सकते। लेकिन इस बात को गलत सिद्ध किसने कर दिया? उधर कौन था? बर्जिलियस का स्टूडेंट। मेरी बात समझ आ रही है? अब जैसे ये क्यों बात बोली मैंने? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते 10 दिन बाद, 20 दिन बाद मैंने इस बॉन्ड को इधर बना दिया या इसकी जगह कुछ और लिख दिया। आप क्या बोलोगे? अरे सर 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 रुको, आपने यहां पर ये पढ़ाया था, ये तो हो गया वोलर का काम। सर क्या कर रहे हो, आपको पढ़ाना ही नहीं आता। ये क्या हो गया? कमी निकालना। और आपको कौन सा स्टूडेंट बनना है? आ रही के बात समझ में? कॉपी अगर आप पढ़ते रहे, कब पढ़ना है? डेली। हनुमान चालीसा में तो डर लगता है, नमाज पढ़ते समय डर लगता है कि पता नहीं भगवान या अल्लाह जो भी है हमें क्या बोलेगा या हमारे लिए क्या परिणाम आएगा। लेकिन इस वहां अगर आप नहीं पढ़ोगे, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कई देख लो, आप कई सालों से घर वाले बोलते हैं कि पूजा करनी चाहिए, पाठ पढ़ने चाहिए, या जो भी आप जिस पद्धति को फॉलो करते हो वो नहीं करते, तो कुछ हुआ क्या आपका? लेकिन इसको नहीं पढ़ा डेली, तो जिस चीज के लिए यहां पर आए हो, क्या वो हो पाएगी क्या? आपका मेन मोटो, अल्टीमेट मोटो क्या है? डॉक्टर बन के निकलना, एमबीबीएस के कॉलेज में सिलेक्शन लेना। और वो कब होगा? वो कब होगा? जब आप डेली पढ़ोगे। क्योंकि मैं आज ये बात आपको हर वक्त याद दिलाऊंगा, नीट का जो पेपर होता है ना, उसमें कभी भी भारी भरकम क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन नीट का जो सिलेबस उन्होंने मेंशन कर रखा है एनटीए ने कि ये सिलेबस है, ये पूरा पाठ्यक्रम रहेगा, वहां से क्वेश्चन आते हैं।
हेडिंगों में से क्वेश्चन आ जाते हैं। किसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं? हेडिंग में से ही क्वेश्चन आ गए। लेकिन कहां से क्वेश्चन आ गए? हेडिंग में से। लेकिन भारी क्वेश्चन नहीं आते, एकदम हल्के। जैसे अब की बार एक क्वेश्चन आया था एलाइलिक बॉन्ड के बारे में। नीट का पेपर दिया है आपने इस बार किसी ने? नीट के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, इसमें से कौन सा एलाइलिक बंध है? एलिलिक बंध। अब आप बताओ, एलिलिक बंध पे क्वेश्चन पूछना मतलब ये तो 9th क्लास का बच्चा बता देगा, या हो सकता है 9 नहीं 11th क्लास का बच्चा बता देगा, क्योंकि उसकी क्लास में पढ़ाया जाता है एलिलिक बंध ये होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? नीट का पेपर टफ नहीं होता, इससे इजी पेपर कुछ नहीं हो सकता। पर नीट के पेपर की खास बात है, पूरा सिलेबस आता है, कहीं से भी कोई सी भी बात उठा के पूछ सकता है। इसलिए आपके पास सबसे बड़ा विकल्प क्या है? सर डेली पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज याद रखना। आज जो पढ़ा वो 24 घंटे तक याद रहता है। मैंने आज जो पढ़ाया 24 घंटे कल होंगे, जिस समय होंगे वो आपको याद रहेगा। उसको अगर आपने 24 घंटे में एक बार पढ़ लिया, कितनी देर में? 24 घंटे में अगर आपने उसको पढ़ लिया तो वो अगले 3 दिन तक याद रहेगा। कितने दिन तक? 3 दिन के बीच में अगर आपने उसको दोबारा पढ़ लिया तो 7 दिनों तक वो याद रहेगा। कितने दिन तक? 24 घंटे के अंदर पढ़ा हुआ 3 दिन तक। आज जो पढ़ा, अभी जो भी पढ़ा रहा हूं मैं, वो आपको कल तक याद रहेगा कि सर ने ये पढ़ाया था। कल के बाद निकलते ही किसी का दिमाग आईक्यू तेज होगा तो उसको याद रह सकता है, वरना धीरे धीरे हमारा दिमाग की क्षमता क्या होती है? भूलने की। मेरी बात समझ आ रही है क्या? धीरे धीरे हम भूल जाते हैं। अगर हमारे सब कुछ याद रहे ना तो हम मर जाएं, क्योंकि जो पागल इंसान होता है उसको सब कुछ याद रहता है, उसको पुरानी बातें याद रह देती है कि ऐसा हुआ था। जैसे आप कभी कभी सिर पे चोट लग गई, कोई कैजुअलिटी हो गई या कुछ हो गया तो आपको रोना आता है। कुछ किसी की याद आती है तो रोना आता है। जैसे आप लोग यहाँ आ गए, मम्मी की याद आ रही है, कुछ हो सकता है, अरे वहां चले गए तो अगर आप लोग अपने मन को चेंज नहीं करते हो तो ये चीजें क्या होती रहती है? आपके दिमाग में बार बार आती रहेगी, बार बार आती रहेगी। और बार बार आने से क्या होता है? आपको बोलते हैं डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन का ये तो होता है कि वो भूल ही नहीं पाता कोई चीजें। समझ रहे हैं आप बात? डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? वो चीजों को भूल नहीं पाता। मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे हैं आप लोग? नीट का एग्जाम देने आए हो, 24 घंटा, 3 दिन, 7 दिन, 7 दिन में कोई चीज रिवाइज करी, 7 दिन में कोई चीज रिवाइज करी, 15 दिन तक याद रहेगी। हम कॉपी को कितनी बार पढ़ रहे हैं? डेली। आज पढ़ा, कल फिर पढ़ा, परसों फिर पढ़ा, उसके आगे फिर पढ़ा। कितनी बार पढ़ा कॉपी को? लगातार 15 दिन तक। आप 15 दिन तक पढ़ लो, आपको 6 महीने तक आईयूपीएससी का चैप्टर एज इट इज याद रहेगा। सर कुछ भी पूछ लो। हमारा पेपर कब होगा? 1 साल बाद। अब आप देख लो आपको कितनी बार पढ़ना है। मेरी बात समझ आ रही है? इस बीच में आपको याद दिलाने के टेस्ट होंगे, होंगे नहीं होंगे? क्लास में भी खड़ा करके पूछो, भाई साहब नाम बताओ अपना। मैं आप, मेरी आदत रहती है हर बच्चे का मैं नाम याद कर लूंगा। नाम याद करते करते बोलूंगा हाँ भाई नाम बताओ, आप इसका आंसर दो। मैं आपको पूछूंगा, डीपीपी मिलेगी आपको सॉल्व करने के लिए। उसको क्लास में पढ़ाया गया, खुद पढ़ रहे हो, डीपीपी मिल रही है, मॉड्यूल मिलेगा। अरे हाँ या ना? और साथ में टेस्ट होते रहेंगे। कितनी बार रिवाइज कराया आपको? वो तो कोचिंग करा रही है, लेकिन खुद के लेवल पे जो नहीं पड़ेगा उसका सिलेक्शन कभी भी। और जो मैंने आपको तरीका बताया, डेली पहले पेज मैं पूछूंगा, हाँ भाई पढ़ रहे हो क्या? आपको सब याद होगा। चलिए भाई वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, ध्यान से देखो। ये जो चीजें बताई इसको एकदम दिमाग में रखना, भूलना नहीं है। सबसे पहले कौन था? वर्जिलियस। कौन सा सन? 1815। वर्जिलियस। वर्जिलियस ने क्या बताया कि कार्बनिक यौगिक के बीच में कौन से बंध होते हैं? ये बंध किसने बनाए? इसका मतलब कार्बनिक यौगिक को बनाने के लिए केवल जीवित चीजें चाहिए। जीवित क्या क्या होता है? पेड़ और इंसान, आया ना? यानी जीव जंतु और वनस्पति, केवल इसी से ही कार्बनिक यौगिक बनाए जा सकते हैं। ये थ्योरी लंबे समय तक चलती रही। उसको देख के कौन आया? होलर। कौन था? स्टूडेंट। कौन था? किसका स्टूडेंट था? सर प्लीज, सर प्लीज, सर सर प्लीज, सर मुझे मुझे आपके साथ काम करने का मौका दो सर प्लीज। आप करोगे? आओ जाओ। इस तरीके से उसके पास ज्वाइन हुआ। इसने बहुत मेहनत करी, पर गलती से इसने एक रिएक्शन लगा दी। कैसे? कौन से? गलती से एक रिएक्शन लगा दी जिसमें वर्जिलियस की बात गलत सिद्ध हो गई। वर्जिलियस को क्या करना चाहिए? पकड़ के मारना चाहिए या कुछ और करना चाहिए? वर्जिलियस शाबाश, तूने दुनिया को बदल दिया, तूने ये थ्योरी दे दी।
जो मैं आज तक पढ़ा रहा था कई 50 सालों तक जो चल रही थी, और इस बात को तूने क्या कर दिया, गलत सिद्ध कर दिया। इसी को तो बोलते हैं रिसर्च। इसी को क्या बोलते हैं? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? एक रिएक्शन लगा दी, उस रिएक्शन में क्या हुआ कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम था यूरिया। क्या नाम था? और यूरिया मतलब कार्बनिक यौगिक बना दिया गलती से, वो बनाना नहीं चाहता। देखो भाई, बर्जिलियस ने क्या थ्योरी दी? विटाल बल क्या होते हैं? भगवान ही कार्बनिक यौगिक बनाता है। भगवान ही कार्बनिक यौगिक बनाता है। पर यह बात क्या सही है क्या? आज कौन बनाते हैं? हम बनाते हैं। यस नो, ये दवाइयां खाते हो कार्बनिक यौगिक तो है। भगवान बनाता है क्या? हम तो बोलते हैं ये तो केमिकल है। और केमिकल कौन बनाता है? आप में से ही कोई। वैसे आप तो डॉक्टर बनेंगे तो जरूरत ही नहीं है, सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले। विटाल बल भगवान ही कार्बनिक यौगिक बनाता है, ये बात किसने बोली? गलत किसने सिद्ध करी? होलर ने क्या किया? देखो, मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूं यहां पर। क्या बोलते हैं इसको? अमोनियम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? देखो, अगर ये होता ना तो बोलते हैं साइनाइड। यह है तो क्या बोला? साइनेट। क्या बोला? इसका नाम लिख रहा हूं यहां पर मैं। अमोनियम। आगे क्या लिखा मैंने? साइनेट। अमोनियम क्यों बोला प्लस? ये कौन है माइनस? वो इस पे एक रिएक्शन कर रहा था। वो हीट करा उसने उसने गर्म किया इसको। वो एक रिएक्शन लगा रहा था अमोनियम साइनेट पे। और गलती से क्या हुआ, ये रीस्ट्रक्चर हो गया। इसने अपनी स्ट्रक्चर को चेंज कर लिया। क्या करा स्ट्रक्चर में? सी डबल बॉन्ड। यहां पे कौन आया? NH2। यहां पे कौन आया? और ये पहला यौगिक बना, फर्स्ट कार्बनिक यौगिक। वापस पूछता हूं, बर्जिलियस कौन था? क्या दिया था? वाइटल बल सिद्धांत। हाँ या ना? बर्जिलियस की बात को गलत किसने सिद्ध किया? किसने किया? वोलर कौन था? गलती से क्या किया उसने? पढ़ो ना। अमोनियम साइनेट को गर्म करने से क्या बन गया? पहला कार्बनिक यौगिक। और उस पहले कार्बनिक यौगिक का नाम क्या था? यूरिया। ये सही लिखी है स्पेलिंग मैंने? पहला कार्बनिक यौगिक क्या बना? यूरिया। बड़ी की मात्रा। सही है गलत है? कोई बात नहीं, मात्रा की गलती मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, हो सकती है मेरे से, है ना? लेकिन आपको बात समझ में आ रही है क्या? देखो, मैं जब खत्म करूंगा ना क्लास, आपको सब कुछ याद होगा। पहला कार्बनिक यौगिक किसने बनाया? पोलर कौन था? किसका? बर्जिलियस कौन था? वाइटल बंद सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1818 में। और उसके कितने साल बाद? 1815। कितने साल बाद स्टूडेंट आया? 13 साल बाद। अरे हाँ या ना? बोलो तो सही। तो मैं यहां लिखता हूं ऐसे। आप लोग क्या लिखेंगे? अभी कुछ नहीं लिखना, मैं आपको लिखने के लिए बोलूंगा तब लिखेंगे। अभी आप समझ लो। सबसे पहले बोले यौगिक। क्या बोला? यौगिक को दो टाइप से बताया गया, दो प्रकार से बताया गया। एक बोला कार्बनिक, जानते हैं आप लोग। और एक कौन सा? अकार्बनिक। अकार्बनिक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में?
इनऑर्गेनिक। और कार्बनिक को, और हम यही पढ़ेंगे, अब मैं यही शब्द यूज करूंगा बार बार, कौन सा चलेगा ना? कार्बनिक के बजाय ऑर्गेनिक यूज करूं, चलेगा ना? ठीक है भाई। कार्बनिक यौगिक के लिए बारे में क्या बताया कि ये कहां से मिलते हैं? सजीवों से। किससे मिलते हैं? सजीवों में क्या क्या आते हैं? जंतु भी आ सकते हैं, और वनस्पति लिख दूं? पेड़ पौधों के बजाय वनस्पति। बड़ी की छोटी की मात्रा? वनस्पति। सजीवों से किससे? अरे सजीवों से किससे? अरे सजीवों से किससे? चलिए भाई, यहां तो कोई डाउट है क्या? ये किसने बताया? बर्जीलियस। ये किसने बताया? ठीक है भाई। अकार्बनिक रसायन में क्या क्या पढ़ा जाएगा देखो? सर सारी गैस। और कौन सा? खनिज। गैस और, आप ये बताओ, गैस कहां मिलती है सर? चारों तरफ फैली होती है। खनिज कहां से होते हैं? खुदाई करके मिलते हैं। अकार्बनिक में क्या आया? गैस और खनिज। कार्बनिक में कौन आया? जीव जंतु और वनस्पति। यानी अकार्बनिक के लिए उसने क्या बोला कि सर ये क्या होते हैं? स्पेलिंग सही है? देखना भाई, सही लिख रहा हूं क्या? बोले सर हमें भी नहीं पता। निर्जीव। कोई दिक्कत? एक सजीव एक निर्जीव। जो सजीवों से मिलते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये बात किसने बताई? बर्जीलियस। और इसी कल्पना को क्या कहा? विटाल बंद सिद्धांत। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो ना। अब क्वेश्चन पूछना चालू कर रहा हूं, ऐसे करके बता दोगे ना? होलर कौन था? बैठे पे बर्जीलियस का। उसने गलती से क्या कर दिया? कहां से किया उसने? क्या अपने गुरु को गलत करना चाहता था वो? सर वो तो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी अमोनियम साइनेट तो एक खनिजों में से मिलने वाला है। सर इसी के से रिएक्शन लगा रहा था, उसको गर्म किया। गर्म करने से ये इसने अपना पुनर्रूपण कर दिया, पुनर्जन्म समझ लो, इसने एक नया जन्म लिया। उसमें क्या बन गया? एक कार्बनिक यौगिक। प्रथम यानी फर्स्ट कार्बनिक यौगिक क्या है? किसने बनाया? कौन था? सन बताओ, सन 1800। क्या ये बात समझ में आई क्या? जैसे ही बर्जिलिस की बात गलत सिद्ध हुई कि भाई साहब ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक बन नहीं सक मतलब लेबोरेटरी में भी बन सकते हैं, प्रयोगशाला में भी बन सकते हैं, फिर तो कार्बनिक यौगिक बनाने की बाढ़ लग गई। फिर तो कार्बनिक यौगिक बनाने वालों की क्या लग गई? बाढ़ लग गई। बोले हम बनाएंगे हम बनाएंगे हम बनाएंगे। और उस बीच में एक वैज्ञानिक कौन सा है? क्या कभी इसके बारे में सुना है आपने? बताओ कहां सुना है? कॉल्गे विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। एक रिएक्शन और है फिनॉल वाले चैप्टर में, कॉल्बे अभिक्रिया ही है। कॉल्बे श्मिट बोलते हैं उसको। एक कॉल्बे श्मिट और एक कॉल्बे विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। दोनों पढ़िए। ये वही था, यही है, इसी की वजह से पढ़नी पड़ रही है आपको रिएक्शन। और इसने कब दे दिए? सुनो भाई, बर्जिलियस ने बताया विटाल बंद। पोलर ने बनाया, स्टूडेंट था, यूरिया। कोल्बे, आप बोलेंगे सर कोल्बे का नाम क्यों लिख रहे हो आप? कोल्बे ने कहा कि मैं कार्बनिक यौगिक बना सकता हूं, और मैं जो कार्बनिक यौगिक बनाऊंगा वो उसी के तत्वों से मिलकर बना होगा। आपने कभी तत्व का मतलब जानते हैं आप? तत्व क्या होता है? एलिमेंट्स, है ना? वाह। एप्पल क्या होता है? सेब। सेब क्या होता है? एप्पल। ये क्या बात हुई? तत्व क्या होते हैं? जिसमें एक ही प्रकार के अणु होते हैं। जैसे मैंने कहा O2 तत्व है क्या? ऑक्सीजन ही है। मैंने कहा H2O यौगिक। सर H भी और, अरे बात सुनिए, मैंने कहा O3 तत्व। अरे बात सुनिए, मैंने कहा CO2। अब कौन सा साइंटिस्ट था पहले? कौन था? कॉल्बे ने क्या कर दिया? देखो यहां पर, देखो ये समझ में आ रही के बाद।
आपने अभी कुछ लिखा है क्या? तो सबसे पहले आप ये लिखो, फर्स्ट। सबसे पहले ये लिखो, केवल ये जो मैंने बना रखा है ना, सजीव, निर्जीव, कार्बनिक, अकार्बनिक, बना लिया सबने? केवल ये बनाने के लिए बोला है। यौगिक, कार्बनिक, अकार्बनिक, सजीव, निर्जीव, निर्जीव में गैस और खनिज, जीव जंतु और वनस्पति, ये सब किसने बताया था? किसने बताया था? बर्जिलियस ने। कोई दिक्कत? ठीक है भाई, बर्जिलियस ने बताया। आगे लिखो एक लाइन, अब मैं हिंदी में बोल दूं चलेगा ना? लिखो, बर्जिलियस ने, बर्जिलियस ने बर्जिलियस ने विटाल, बर्जिलियस ने विटाल बंद सिद्धांत दिया। बर्जिलियस ने विटाल सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार, बर्जिलियस ने विटाल बंद सिद्धांत दिया। मैं ऐसे बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? लिख लेंगे ना, या बोर्ड पे लिखूं? ठीक है। बर्जिलियस ने विटाल बंद सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों से बनाए जा सकते हैं। सिद्धांत दिया जिसके अनुसार कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों के द्वारा बनाए जा सकते हैं। अरे के बात समझ में? ये बात सही उस समय तक तो सही थी, गलत किसने करी? लाइन चेंज। 1828 में, लाइन चेंज करके लिखना, 1828 में, कौन है भाई? वोलर। दोनों वर्ड लिखना आप, दोनों लिखना। 1828 में वोलर ने प्रथम कार्बनिक यौगिक, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया एक अकार्बनिक यौगिक से बना दिया। अब ये लिख लो, यहां तक, ये वाली बात जो मैंने ऐसे मार्क कर रखी है ना, इस लाइन के ऊपर वाला, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है भाई, ये लिखा ना आप लोगों ने? ये लिख लिया होगा पहले, ये लिख लिया बाद में। अब आइए पीछे, ये कौन था? नोट्स जो बन रहे हैं ना आपकी कॉपी में, जो बन रहे हैं ना उसको देखना आप, कॉपी में एकदम सिस्टमेटिक बन रहे हैं ना? मेरी बात समझ में आ रही है ना?
जैसे कॉपी में लिखोगे लास्ट तक वही याद करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले कौन था, फिर कौन आया, फिर ये कौन है। अब देखो भाई, आगे लिखो 1845, लाइन चेंज करके लिख दो 1845, उसके आगे एरो लिखो ऐसे, कॉल्बे। ये सन याद रहे तो बढ़िया, नहीं रहे तो बढ़िया। ये सन क्यों लिखवा रहा हूं, ये ध्यान रहे कि सर पहले बर्जिलियस था, बाद में बोलर था, वरना क्या भूल जाओ आप पहले कॉल्बे कर दो बाद में बर्जिलियस कर दो, ये हो सकता है ना, ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसलिए सन से लिखा रहा हूं, ताकि जब आप देखोगे तो ध्यान रहेगा कि सर पहले बर्जिलियस आया था, फिर वोलर आया, फिर कौन आया, कॉल्बे। ये लिखा आपने 1845 कॉल्बे, यहां लिख रहा हूं देखो 1845 कौन था, कॉल्बे। इसने क्या किया वो समझना आप, इसने बना दिया एसिटिक अम्ल, क्या बना दिया, जानते हो ना इसके बारे में आप, इसने बना दिया एसिटिक अम्ल। लेकिन इसने बना तो दिया, पर बनाया किससे, भाई ये एक यौगिक है क्या, बनाया किसके, इसमें शामिल तत्वों से। तत्व बता सकते हो कौन कौन है इसमें, सर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कितने कार्बन, कितने कार्बन, सर दो कार्बन, कार्बन होता है ठोस, और कौन कौन है, हाइड्रोजन होता है गैस, कितने लिखूं, और कौन है, ऑक्सीजन कितनी है, आ रही के बात समझ में, हीट करा क्या करा जो भी करके उसने बना दिया। अब आपसे कोई पूछे एसिटिक अम्ल भी प्रथम ही है, तो लिखूंगा क्या, क्या ये भी प्रथम है क्या, हाँ सर ये भी प्रथम है। इधर देखो क्या, कैसे बोलेंगे प्रथम, ये प्रथम कार्बनिक यौगिक है, ये प्रथम कार्बनिक यौगिक है। आपसे कोई पूछे पहला कार्बनिक यौगिक, आप क्या बोलोगे, यूरिया। लेकिन वो बनाया किससे था, अमोनियम साइनेट से बना था, एक कार्बनिक यौगिकों से बना था। अब क्वेश्चन सुनो, प्रथम कार्बनिक यौगिक जो खुद के ही तत्वों से बना गया है, नाम क्या, एसिटिक अम्ल, किसने बनाया, प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन है, यूरिया। प्रथम कार्बनिक यौगिक जो अपने तत्वों से बना, एसिडिक अम्ल, कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना, प्रथम कार्बनिक यौगिक तो यूरिया है, लेकिन जिसको अपने तत्वों से ही बनाया गया है वो कौन है, किसने बनाया। ये तीन साइंटिस्टों की कहानी समझ में आ रही है क्या, प्रथम, साथ साथ लिख लीजिएगा आप जैसे मैंने लिखा है, प्रथम कार्बनिक यौगिक जो स्वयं के तत्वों से निर्मित है। आपको किस पे ध्यान रखना है, बात सुन रही है क्या, मैं सुनना स्टेटमेंट, फर्स्ट कार्बनिक यौगिक यूरिया, फर्स्ट कार्बनिक यौगिक ऐसा कार्बनिक यौगिक जो स्वयं के तत्वों से बना है, एसिडिक अम्ल। यूरिया किसने बनाया, किससे बनाया, अमोनियम साइनाइड से। एसिटिक अम्ल किसने बनाया, कॉल्बे ने, किससे बनाया, स्वयं के तत्वों से। अरे बात समझ में, अब जैसे ही एसिटिक अम्ल बन गया स्वयं के तत्वों से, फिर तो बाढ़ आ गई, फिर तो क्या आ गई, ऑर्गेनिक यौगिक बनाने की बाढ़ आ गई। क्योंकि आपको पता है कार्बन में तो कितने बंद होते हैं, कार्बन के चार, कार्बन के कितने बंद होते हैं, अभी एक बार हम समझाएंगे, कार्बन के कितने बंद, अब चार बंदे तो कहीं पर भी कार्बन जोड़ दो, असंख्य कार्बन यौगिक बन सकते हैं, हाँ या ना। इधर देखो मैंने एक और वैज्ञानिक लिख रखा था, कौन है ये, पहला कौन, सन बोलो,
1856 के अंदर एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था, क्या नाम है? बर्थलोट। क्या नाम है? बर्थलोट ने क्या कर दिया? क्या बना दिया उसने? एक कार्बन वाला यौगिक बना दिया, मीथेन। क्या बना दिया? आप जस्ट आगे लिखो, यहां पर जो मैंने लिखा ना, क्या लिखा था मैंने? ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो, लॉट। समझ गए ना? क्या बना दिया उसने? अब बताओ, मीथेन क्या होती है? गैस। क्या इस मीथेन गैस का कहीं फ्यूल पेट्रोल की तरह काम में ले सकते हैं गैस को? सीएनजी? यस और नो? मेरी बात समझ आ रही? क्या बोला मैंने? 1856 में कौन आया और उसने बना दिया? कौन? और ये किसकी तरह काम में आता है? किसकी तरह काम में आता है? ईंधन की तरह काम में आता है। अरे बस सुनिए, अब जैसे ईंधन पे आने लगे तो इसके बाद तो ईंधन के ऊपर रिसर्च होने लग गए। पहले तो कार्बनिक यौगिक ही बन रहे थे, जैसे ईंधन बना दिया तो ईंधन पे रिसर्च होने लग गए। सुनना, क्या आप लोग जानते हो पेट्रोल क्या होता है? सर, कार्बन की लंबी श्रृंखला को क्या बोलते हैं? पेट्रोल। वही डीजल होता है। थोड़ा सा डीजल में गंदगी थोड़ी ज्यादा होती है, पेट्रोल थोड़ा ज्यादा फाइन होता है। आप लोग खाना खाते हो, खाने में कौन सी गैस होती है सिलेंडर में? एलपीजी, फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब ये पेट्रोलियम गैस क्या होती है? यही तो क्वेश्चन है। क्या होता है एलपीजी में? मीथेन नहीं होती, प्रोपेन होती है, और एक और होती है ब्यूटेन। एक होता है ब्यूटेन 4 कार्बन, एक होता है प्रोपेन। मतलब सोचो ना, बर्थलॉट अगर ईंधन के बारे में नहीं बताता तो हम आज एलपीजी के बारे में नहीं जानते। सीएनजी जानते हो आप? सीएनजी दिल्ली में पूरे सीएनजी चलती है, या कोटा में सारे ऑटो में सीएनजी भरी जाती है। यस और नो? अरे बोलो तो सही। सारी पेट्रोल की गाड़ियों में वो सिलेंडर लगवा देते हैं, देखा है ना आपने? डीजल में नहीं लगता, पेट्रोल की गाड़ी में सिलेंडर लगा देता है, एवरेज बहुत बढ़ जाती है। मतलब पॉइंट समझना, पहले आया बर्जिलियस, फिर आया होलर, फिर आया कॉलबे। ये तीनों ने अपना अलग काम किया। कॉलबे को देख के कई लोग ने लगाया हम भी कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं, और बर्थलॉट ने क्या बना दिया? ईंधन कौन सा था? मीथेन को जब इस जब ये गैस बनी ना, तो आग, जब ये गैस जब तक थी तब तक आग जलती रही। उसने देखा यार ये सब क्या है, पानी डालने पे भी नहीं बुझ रही है, कुछ तो कमाल है ना। तो उसने क्या देखा कि यार ईंधन है। जब ईंधन, पहला ईंधन बना, उसके बाद ईंधन बहुत सारे आने लगे, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल। आ रही बात समझ में? एलपीजी में क्या क्या होता है? प्रोपेन। और एलपीजी में क्या क्या होता है? ये लिखा सबने? यहां लिख रहा हूं, देखो मैं कुछ बात। एलपीजी, एलपीजी में क्या क्या होता है? प्रोपेन। और क्या होता है? इसमें एक चीज और मिलाई जाती है। चलो मेरी बात सुनो, ध्यान सुनना। आप सिलेंडर की स्मेल आती है? आती है क्या? इन दोनों में से किसकी स्मेल होती है वो? इन दोनों में से किसकी स्मेल होती है? ब्यूटेन की या प्रोपेन की? अब सुनो, सिलेंडर में गैस की जो स्मेल होती है वो इन दोनों में से किसी की भी नहीं होती है। वो किसकी होती है? इसका नाम है, पहले इंग्लिश में लिख रहा हूं, क्या लिखा है मैंने? एथिल, है ना? क्या लिखा हुआ है? एथिल मर कैप्टन।
हम आगे पढ़ेंगे आईयूपीएसी में इसको बोलते हैं इथाइल थायोल। जैसे अल्कोहल होता है ना फंक्शनल ग्रुप, ऐसे थायोल होता है, इसका नाम और है एथिल थायोल, लेकिन अभी इस नाम से ज्यादा फेमस है। सुनना भाई, किसका कितना परसेंट होता है भाई, ये सारे मिला के लगभग 98 से 99%। भाई साहब बचा कुचा होता है ये 1 से 2%। अब सोचो, सिलेंडर में गैस लीक होती है तो स्मेल आती है, वो इसी की स्मेल आती है, वो इसी की स्मेल आती है। वरना अगर सिलेंडर में गैस लीक होने पे स्मेल ना आए तो हमारी जान को कितना बड़ा खतरा हो सकता है, उसका एक एग्जांपल लेके बताता हूं। आप एक ऐसा सिलेंडर लेके आए जिसने उसमें ये नहीं मिलाया, जिसमें उसने ये नहीं मिलाया। आप घर पे गए, आज तो मैगी खाऊंगा या मैगी खाऊंगी, मैगी का वो प्याज काटे, टमाटर काटे, गैस पे वो पानी वगैरह आपने पूरा तैयार कर लिया, मैगी का मसाला डाल के पूरा तैयार कर रहे हो, मैगी के टुकड़े करके वो पानी में डाल दिए, पानी भर के गैस पे रखा, और आपने क्या जलाई, माचिस या लाइटर। पूरे कमरे में गैस लीक हो रखी थी, गैस की कोई स्मेल, गैस की कोई स्मेल। जैसे ही आपने माचिस जलाई, मैगी तो बनेगी, मैगी तो, पर खाएगा कोई और। आ रही के बात समझ में? क्योंकि जैसे ही आप बनाओगे मैगी में आप भी बन जाओगे, क्योंकि गैस लीक हो रखी है, और गैस आपने जैसे इग्निशन किया, लाइटर जलाया, माचिस जलाई, आग निकली, आग ने गैस को पकड़ा और ब्लास्ट। यस और नो? अरे हाँ या ना? उससे बचने के लिए क्या मिलाया जाता है, एथिल मरकेप्टेन। इसका नाम और है, देखो याद रखना, एथिल थाइयोल। क्या बोलेंगे, एथिल थाइयोल। कोई कंफ्यूजन? धीरे धीरे कुछ वर्ड फिर मैं अंग्रेजी में ही लिखूंगा जो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है भाई, ये एथिल मरकेप्टेन, इथाइल मरकेप्टेन, एथिल मरकेप्टेन, एथिल थायोल, तीनों नाम से फेमस। आ रही के बाद समझ में? अब आज जो पढ़ा है बस उसका एक क्विक रिकैप लेते हैं, फिर अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं जल्दी से। मैं जो पूछूं बता देना। बर्थलॉट कौन था? बर्थलॉट कौन था? सर मीथेन को बनाने वाला। कब बनाया था? 1856। बर्थलॉट के बाद क्या आने लगा, ईंधन के बारे में, उसे एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, सही है। बर्थलॉट से ठीक पहले कौन था? कॉल्बे। कॉल्बे ने क्या किया था? एसिटिक अम्ल बनाया था। किससे बनाया था? प्रथम कार्बनिक यौगिक जो स्वयं के तत्वों से निर्मित है, वो कौन है? प्रथम कार्बनिक यौगिक जो एक, ऐसे बोला, प्रथम कार्बनिक यौगिक बताओ, प्रथम कार्बनिक यौगिक जो अपने तत्वों से बना, किसने बनाया? कॉल्बे ने। प्रथम कार्बनिक यौगिक किसने बनाया? पोलर कौन था? किसका? बर्जिलिस कौन था? विटाल बंद सिद्धांत किसने दिया था? कौन सा सन? 1815। जब बर्जिलिस ने सिद्धांत दिया था तब क्या कहा था कि यौगिक कितने प्रकार के, कार्बनिक, अकार्बनिक में कौन कौन आता, गैस और खनिज, यानी मरे हुए निर्जीव। कार्बनिक में कौन कौन आता, सजीव। सजीव में क्या क्या आता है? क्या जो हमने पढ़ा वो आपको ध्यान है? सच बोल रहे हो? अब मैं किसी से भी उंगली रख के ऐसे पूछ लूं तो बताओ, पूछ लूं क्या? कोई आपत्ति तो नहीं है? चलिए भाई, भाई साहब आप आगे वाले, आगे वाले, क्या नाम है आपका? जोर से बोलो। जैद खान। जैद, सुनना अच्छे से। एसिटिक अम्ल किसने बनाया? आराम से देखो, सोचो, पता है ना आपको? एसिटिक अम्ल किसने, आपकी हेल्प कर रहा था, किसने बनाया एसिटिक अम्ल? कॉल्बे। होलर ने नहीं बनाया। किसने बनाया? बैठो जैद, बैठो बेटा। एसिटिक अम्ल किसने बनाया? कॉल्बे ने बनाया। किससे बनाया? अब जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने लगे, बनते रहे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बाढ़ आ गई, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के केंद्र में कौन था? कार्बन। देखो, देखो पीछे देखो, कौन बना?
फर्स्ट यौगिक, केंद्र में कौन? जब कार्बन खुद सह संयोजक बंध बना के बैठा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? कार्बनिक यौगिक। क्या बोलेंगे? कार्बन ने सह संयोजक बंध बना रखे। जब भी कार्बन ऐसे लाइन खींचे हुए बॉन्ड बनाते हुए दिखे तो कार्बनिक यौगिक। फिर कौन आया? कौन है? एसिटिक अम्ल। नाम नहीं लिखा मैंने, यहां लिख दूं? मात्रा वात्रा भी मत जाना, फिर भी मैं सही लिख रहा हूं। एसिटिक अम्ल। क्या कार्बन ने बंध बना रखे हैं? अरे बोलो ना। कार्बन ने बंध बना रखे हैं, उसको बोला कार्बनिक यौगिक। इसके बाद फिर कौन आया? क्या कार्बन ने बंध बना रखे हैं? कितने? अरे के बाद समझ में, फिर तो बाढ़ लग गई। लो आगे कौन आया? प्रोपेन होता ही ये देखो। क्या कार्बन के बंध हैं? ब्यूटेन होता है ये। क्या कार्बन के बंध हैं? क्या कार्बन के बंध हैं? ये सब कौन है? अब कार्बनिक यौगिक पे आ गए और आपको पता है कितने कार्बनिक यौगिक बन चुके हैं? करोड़ों। तो एक कोई केमिस्ट्री की ब्रांच उसको पढ़ा सकती है क्या अकेला? इसलिए उसको अलग से बताया गया, उसको बोला गया कार्बनिक रसायन। क्या बोला? तो लिखे भाई, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन और उससे बने हुए यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बन एवं या और बने हुए यौगिकों का, रिपीट कर रहा हूं वापस, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन और उससे बने हुए यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? कार्बनिक रसायन कहलाती है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है क्या? सच बोलो, अरे मन में मत रखो। इधर देखो डॉक्टर साहब, सबसे कोने में, सबसे कोने में आपको ही बोल रहा हूं, क्या मेरे को जानते हो? अरे जान गए ना यार, नहीं बोल रहे हो? आज इतनी देर से बातें कर रहा हूं। और बिल्कुल मत घबराओ भाई साहब, मैंने आपको क्या कहा था, हम कब तक साथ देंगे? जब तक सिलेक्शन, क्या मेरी बातें समझ में आ रही है क्या? तो हेडिंग डाल दो, कार्बन एवं उसके गुण धर्म। कार्बन भाई जो बोर्ड पे लिखा है देखो, वही लिखा है जो आपको बोला है, कार्बन एवं गुण धर्म। ये गुण और धर्म क्या होता है? मतलब अगर हम सीधी भाषा में बोले तो उसकी प्रॉपर्टी, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, वो किस प्रकार बंधन बना रहा है, यही है ना? चलिए भाई, सबसे पहले आपको जो मालूम होना चाहिए, लिखो भाई पॉइंट नंबर 1, कार्बन के समस्थानिक। जानते हैं आप समस्थानिक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आइसोटोप। समस्थानिक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जहां जहां मैं अंग्रेजी चिपका रहा हूं, अरे डॉक्टर साहब मेरी तरफ देखो ना, ये लिखा कार्बन के समस्थानिक, जहां जहां मैं अंग्रेजी लिख रहा हूं वो वर्ड आपको मालूम होने चाहिए। समस्थानिक को क्या बोलते हैं? जो हमारे काम का है वहां मैं अपने आप लिख दूं, जैसे गुण धर्म में मैंने नहीं लिखा अंग्रेजी, तो नहीं जरूरत, छोड़ दो। कार्बन के समस्थानिक, कार्बन, आज पहले ही बताओ ये समस्थानिक का मतलब, देखो नाम से देखो, समस्थान, समस्थान मतलब एक जगह पर रहने वाले, जिनका एड्रेस क्या है? एक। जैसे मैंने लिखा कार्बन,
कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। सुनना अच्छे से, जो कार्बन 12 होता है कौन, इसका परमाणु क्रमांक 6, कार्बन 13 का परमाणु क्रमांक भी, कार्बन 14 का परमाणु क्रमांक भी। अब सुनो, इनमें फर्क क्या है, इनका स्थान बताओ कहां है आवर्त सारणी में, 6 नंबर। इनका प्लॉट नंबर क्या है, 6। आवर्त सारणी में अगर मैं 6 नंबर की जगह जाके देखूंगा तो मुझे वहां कौन दिखेगा, यहां पर भी। लेकिन फिर भी कुछ अलग है, क्या क्या अलग है, परमाणु भार। अरे यस और नो, ये भाई साहब है रेडियो एक्टिव। कभी नाम सुना है आपने, हिंदी में क्या बोलते हैं, रेडियो धर्मी। कौन सा धर्मी, अरे एक बात समझ में, अब देखो हिंदी में और इंग्लिश में रेडियो ही तो बोला, बस एक्टिव को धर्मी बोल दिया अपन। बात समझ में आ रही है क्या। अब रेडियो धर्मी का मतलब क्या होता है, जो रेडिएशन निकलता है, कौन निकालता है, आपने कभी नाम सुना है कार्बन डेटिंग। कोई पेड़ कितना पुराना है, अगर उसकी आयु याद करनी हो तो क्या करते हैं, कार्बन क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बन डेटिंग क्या बोलते हैं उसको। उससे हम पेड़ की खाल क्या जो भी है तना, उसको हिस्सा काटेंगे, उसमें से जो भी पार्टिकल उसको निकाल के उसमें देखेंगे उसमें कार्बन कितना कम हुआ। क्योंकि ये भाई साहब जो रेडियो एक्टिव है, इसकी कोई अर्ध आयु होती है, हाफ लाइफ कितनी होती है, अराउंड 5-700। अराउंड है भैया ना, अराउंड मतलब लगभग इतनी, इतने साल। मतलब मैंने 1 किलो लेके आ गया कार्बन 14, आधा किलो होने में कितना टाइम लगेगा, 5700 साल। अरे बात समझ में, इसको क्या बोलते हैं हम, हाफ लाइफ। क्या बोला मैंने, हाफ लाइफ के बजाय एक शब्द क्या यूज करो मैं, अर्धायु। सही है स्पेलिंग, दोनों, दोनों ही बतानी है आपको, अंग्रेजी भी सही लिखे, क्योंकि आप हिंदी मीडियम वालों को अंग्रेजी भी अच्छी आती है, स्पेलिंग आती नहीं आती, ऐसे मत बोलो, आती है ना, आती है। अब ध्यान से देखना भाई, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये कौन है। अगर सुना, अगर मैं 1 किलो लेके आया, मान लो एक लेके आया, एक चलो 1 किलो लेके आया, ये बताओ पाव भर कितने समय में होगा, मेरा समझ में आया पॉइंट। मैं 1 किलो लेके आया, चलो बताओ आधा कितने समय में होगा, 5700 साल। फिर 5700 जैसे ही आधा हो गया, फिर उसका आधा होने में फिर कितने लगेंगे, 5700 साल। यानी पाव भर कब होगा, कितना हो गया भाई। चलो एक 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 फिगर ले लेते हैं, मान लो ऐसे लिया 2 साल, मान लो ऐसे लिया 2 साल, 1 किलो लेके आया, आधा किलो होने में 2 साल, उसका आधा होने में 4 साल। तो बताओ 1 किलो से पाव भर हो गया क्या, 1 किलो का आधा 500 ग्राम, 500 ग्राम का आधा 250 ग्राम, तो 1 किलो से 250 ग्राम होने में कितना समय लगा, 4 साल। यस और नो। अब हमें कार्बन की अगर उम्र बता दी, इसकी उम्र कितनी होती है, तो बताओ अगर 1 किलो कार्बन है, कितना कार्बन, 1 किलो कार्बन है 14, तो 5700 साल बाद वो कितना होगा, आधा। अब मैं बोलता हूं 5700 को डबल कितना होता है, 5700 को डबल कितना होता है, जितना भी हो रहा है, मान लो 1100 मान लो, तो 1100 साल बाद वो कितना होगा, आधे का आधा। इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव। इससे हम पेड़ की उम्र पता लगाएंगे, खाल को काटेंगे, जो पेड़ की क्या कहते हैं, स्टेम, तना, छाल, छाल को निकाला, और छाल को निकालने के बाद उसमें देखेंगे कितना कार्बन परसेंटेज रह गया। ये सारी चीजें आप कहां पढ़ोगे, ये पढ़ोगे आप केमिकल काइनेटिक्स। कहां पढ़ोगे, रसायन बल गति की एक चैप्टर है हमारा, ठीक है भाई। कार्बन 6 देखो एक बार, ये सबसे ज्यादा मिलता है, 98 से लगभग 99% तक। हम इसी के बारे में पढ़ेंगे सब कुछ। ये कितना मिलता है, 1% से 2% के बीच में। अब बचा कुचा कौन, क्योंकि रेडिएशन जो निकालता है वो तो नुकसान पहुंचाता है ना, परमाणु बम में भी तो रेडिएशन निकलते हैं, तो वो कमी होता है। अरे बात समझ में, तो सबसे ज्यादा कौन, इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब एक बस इतना ध्यान रखना, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या, यहीं से शुरुआत करेंगे अगली क्लास में। अब हेडिंग तो
कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये लिख के ये जगह छोड़ दो और हेडिंग डाल दो, जब भी मैं आऊं तो बोलना सर यहां तो करो आप। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक बार क्विक रिकैप कर लूं, 2 मिनट बस बोलते जाओ। बर्जिलियस क्या था? विटाल बंद सिद्धांत। उसके बाद आया कौन? वोलर। क्या किया उसने? यूरिया बना दिया। किससे? बर्जिलियस का स्टूडेंट कौन था? अमोनियम साइनाइड से यूरिया किसने बनाया? क्या चाह के बनाया कि गलती से? अपने गुरु को गलत सिद्ध कर रहा था क्या? लेकिन उसकी गलती क्या दुनिया के काम में आई क्या? यस। जैसे ही बर्जिलियस ने से वोलर ने यूरिया बनाना सीख लिया, उसके बाद कौन आया? कॉल्बे ने क्या बनाया? कैसे बनाया? पहला कार्बनिक यौगिक जो स्वयं के तत्वों से बना है। उसके बाद कौन आया? बर्थलॉट। बर्थलॉट ने क्या बनाया? मीथेन। और मीथेन बनाते ही ईंधन विज्ञान में हम जाने लग गए, जिसे बोलते हैं पेट्रोलियम केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? क्या बात समझ आ रही है क्या? एलपीजी में क्या क्या होता है? प्रोपेन, ब्यूटेन, और जो आपकी जान बचाता है वो कौन होता है? एथिल मरकेप्टन। बात समझ में आ रही है क्या? उसके बाद मैंने पढ़ाया कार्बन के गुणधर्म, और पहला पढ़ा था हमने कार्बन के कितने? 12, 13 और 14। कौन है जो रेडियो सक्रिय होता है? कितने साल उम्र लगभग? क्या मेरी बात समझ आ रही है क्या? आज की कक्षा में या क्लास में हमने जो पढ़ा है, आई गेस सबको समझ में आया होगा। आया है ना? फिर भी ना आया हो तो हम मिलेंगे कब? परसों। आ रही है क्या बात समझ में? अरे बोलो ना। मेरा नाम क्या? मेरा नाम क्या? मैंने आपको कहा है कि मैं आपको एनर्जी ट्रांसफर करूंगा। मेरी कुछ कुछ तो एनर्जी आपकी और मेरी मैच हो गई होगी। अरे हुई है कि नहीं हुई? कि ये कौन है, ये क्या चाहता है। लेकिन फिर भी मैंने आपको एक वचन दिया था कि क्लास में सब आएंगे, सबसे क्या करूंगा मैं? हाथ मिलाऊंगा और लड़कियों को नमस्ते करेंगे। तो आप सबसे हम मिलने वाले हैं अगली कक्षा के अंदर। आप लोग क्या करेंगे? अपनी एनसीईआरटी क्लास 11th को एक बार, जो पहला पेज है ना एनसीईआरटी का, जो जहां से कार्बनिक रसायन शुरू हो रहा है, 11वीं क्लास, शुरू के 2 पन्ने पढ़ोगे तो यही है। शुरू के 2 पन्ने पढ़ोगे तो यही है। मैं एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, एनसीईआरटी मेरा बेस रहेगा, क्वेश्चन टफ हो सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? थैंक यू वेरी मच।